नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा और अधिगम। अभिप्रेरणा और अधिगम जो टॉपिक है उससे संबंधित 10 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। इनके आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप लोग भी मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें और मेरे साथ मैच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है सीखने, फिर खाली जगह है आकलन। आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा, फिर खाली जगह है मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इन दोनों खाली जगह में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिल होगा उसे आप देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि के लिए, यानी कि सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो अधिगम के लिए आकलन है वो मूल्यांकन की रचनात्मक विधि से संबंधित है। और अधिगम के आकलन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता यह है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है और जो आकलन और शिक्षण के बीच मजबूत संबंध बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से क्या अधिगम की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बच्चे की आनुवंशिकता, अधिगम की शैली, बच्चों का परीक्षा परिणाम या बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अधिगम की शैली। क्योंकि छात्रों की जो अधिगम शैली है वो अधिगम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि शिक्षक बच्चे की अधिगम शैली समझने में असमर्थ है तो वह अनुपयुक्त ढंग से बच्चे से व्यवहार कर सकता है, जिससे बच्चे का जो अधिगम है वो प्रभावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। इन चारों में से कौन सी जो चीज़ें हैं वो कि बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है, यानी कि आउटर मोटिवेशन है, बाहर से जो अभिप्रेरणा होती है उसमें कौन से शामिल हैं? प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। 4 ऑप्शन है, आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये चारों के चारों हैं जो कि बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हैं। क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा बाहरी उत्तेजकों और सुदृढ़ीकरण के प्रारूप पर निर्भर करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। वह क्या करेगी? यानी कि एक टीचर चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अंदर से ही मोटिवेटेड हैं, तो वह क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानक निर्दिष्ट करेगी। अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। मूर्त रूप में पुरस्कार प्रदान करेगी या अलग सोच को बढ़ावा देने वाली शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाएगी। वो उनका जो मोटिवेशन है हाई कैसे रखेगी, उनको अंदर से मोटिवेट कैसे करके रखेगी, इन चारों में से आपको वो बतानी है बात। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि वो अध्यापिका है वो ये नहीं सोचेगी कि लास्ट रिजल्ट क्या रहेगा, बल्कि उसके अलावा वो हर एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली रूप से उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है उस पर अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करेंगी। 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम से तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। मोहित जो है उसे पढ़ाना बहुत पसंद है और वह इसीलिए बीएड की जो परीक्षा है उसके लिए अच्छी तैयारी कर रहा है। तो वह कैसे मोटिवेटेड है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आंतरिक रूप से, यानी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। क्योंकि मोहित का जो काम है वो संतोषजनक है और वो अपने आप में फायदेमंद है और इस आधार पर वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन 6 है निम्न में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? क्लास में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा पूछताछ या कक्षा में निस्तब्ध शांति। इन चारों में से कौन सा एक जो बात है जो संकेत करती है कि अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है, यानी कि जो शिक्षण है वो बहुत ही मोटिवेटेड है, बहुत ही अच्छा है? तो ऑप्शन नंबर 3 है कि छात्रों द्वारा पूछताछ। इसका मतलब है कि छात्र भी उसमें भागीदारी ले रहे हैं। क्योंकि जो अभिप्रेरित शिक्षक है वो विषय से संबंधित समस्याओं के लिए अपने छात्रों को पूछताछ और चर्चा के लिए प्रोत्साहित एवं मुक्त वातावरण तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7। गतिविधि आधारित शिक्षण का बल है अनुशासित कक्षा पर, उचित समय में गतिविधि के पूरा करने पर, सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर या गतिविधि पूरा होने के बाद परीक्षा लेने पर। जो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वह उसका बल किस पर है? इन चारों में से आपको बताना है। तो वो है सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर।
यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण का यही मेन टारगेट भी होता है कि क्लास में उपस्थित सभी बच्चे हैं वो सक्रिय भागीदारी दें। इस प्रकार के शिक्षण से खुद करके सीखने का वातावरण तैयार होता है और उससे अधिगम को आसान और व्यापक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है? कौन सी अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो जो ज्ञानेंद्रिय विकास है वो 4 से 8 महीने की उम्र के तीसरे चरण में बच्चे द्वारा बनाई गई सामान्य स्कीमा से आदतें बनती हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा 1 सही होगा, वो है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है। 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जो ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है वो 4 से 8 महीने की उम्र के बीच होती है और इसी अवस्था के जो तीसरे चरण में बच्चे द्वारा बनाई गई जो सामान्य स्कीमा है उसी से आदतें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, छात्रों की सफलता की एक दूसरे से तुलना करने से, गृह कार्य के रूप में बहुत सारी अभ्यास सामग्री आवंटित करके या अनपेक्षित परीक्षाएं लेकर। जो दक्षता अभिविन्यास है उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? जो छात्र हैं वो विश्वास करते हैं कि अधिगम से संबंधित कारकों पर उनका कुछ नियंत्रण है और इसी विश्वास को दक्षता अभिविन्यास के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है कि छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन 10, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है छात्रों से कोई उम्मीद न करके, छात्रों से अत्यंत ऊंची अपेक्षाएं रख के, छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर या अपेक्षाओं का एक समान स्तर रखकर। जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं उसके अनुसार जो टीचर है वो अधिगम में कैसे वृद्धि कर सकता है? अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार जो शिक्षक हैं वो छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित करके ही अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार। इसका कारण क्या है कि शिक्षक की अपेक्षाओं का उसके छात्रों के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए जो वास्तविक अपेक्षाएं रख करके अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित 10 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करके उनको आंसर बताए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके पूछिए। वीडियो आपको कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप लोग जरूर अटेंड कीजिए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।